हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 12 तारीख की रीट का जो फैसला है वो कुछ भी हो जो भी हो देखा जाएगा। ये रीट के चक्कर में, इन फैसलों के चक्कर में काफ़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। समय मात्र 2 से 4 दिन रह गए हैं। अब भी आप इन चक्करों में पड़े रहोगे दोस्तों तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा परिणाम हमारे सामने आएगा। ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जितना हो सके इन 4-5 दिनों में जितना आप समेट सकें एग्ज़ाम के तो एमसीक्यू क्वेश्चन और जितना कुछ आप रिवीजन कर सकें फास्ट दोस्तों करिए। काफ़ी कुछ बड़ा सिलेबस हमारे सामने है। ध्यान रखिए, 32 सब्जेक्ट ला के हैं, क्योंकि जीएस भी है हमारे पास। बहुत कुछ करना है और पहले ही डिस्टर्ब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब डिस्टर्ब दोस्तों मत होइए, 5-4 दिन बचे हैं। जो भी फैसला आएगा वो हमारे सामने होगा, देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम तैयारी ज़रूर रखें, इस अंधविश्वास में ना रहें। ठीक है, ये क्या होगा, क्या जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। और तैयारी करते हैं दोस्तों तो तैयारी हमको कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज नहीं तो आगामी जब एग्ज़ाम होगी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वो अपनी सब कुछ अपनी जगह है, तैयारी अपनी जगह रखें। ठीक है, आइए आज दूसरा एक्ट हम लेकर आए हैं, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 जो नया एक्ट है। आप लोग को कमेंट था कि सर नए एक्टों पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम देखा। अब माता पिता भरण पोषण का हम ये 2007 का एक्ट देखेंगे और कंटिन्यू अगला एक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 दोस्तों ये भारत में लागू है। कब से लागू है? तो ये 31 दिसंबर सन 2007 से ये लागू है संपूर्ण भारत पर। 31 दिसंबर 2007 से इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, अब आप इसे को लगाइए क्वेश्चन और देखिए कितने आप यहाँ पर कितने पानी में है, कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, बाकी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रीट आज ग्वालियर में भी चल रही है, सब कुछ हम देख रहे हैं कंटिन्यू हमारे पास, लेकिन हम थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देते चलें। ठीक है, अब मान लीजिए एमपीपीएससी माने ही नहीं भैया तो क्या करें, तो क्या करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में लागू अलग डेट है और मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो 23 अगस्त 2008 से हुआ है। ध्यान रखिएगा, दोनों डेटों में अंतर को आप ध्यान से देखे चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, 23/8/2008 से इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। दोनों डेट महत्वपूर्ण हैं। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का विस्तार दोस्तों, तो इसका विस्तार आपको मालूम है संपूर्ण भारत में है। भारत के नागरिकों पर भी है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। भारत, संपूर्ण भारत और भारत के नागरिक जो बाहर नागरिक हैं उन पर भी ये लागू होता है। ठीक है, आपने इस एक्ट को पढ़ा होगा तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे क्या हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत क्या है? तो वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत दोस्तों 60 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। 60 के ऊपर वाला व्यक्ति, ठीक है, 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति, 60 वर्ष से ऊपर वाला व्यक्ति दोस्तों, ए बी दोनों यहाँ पर आते हैं। इसलिए 60 वर्ष वाले व्यक्ति यहाँ पर हम वरिष्ठ नागरिक का संबंध परिभाषा में स्पष्ट बात कही गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। ये भी आपको पता होगा, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई ऐसा व्यक्ति अवयस्क माना जाता है। जिसे बालक, जिसे अवयस्क को बालक मतलब जो माता पिता के अंतर्गत बच्चे आते हैं, पौत्र पौत्र आते हैं, वो अवयस्क इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के अंतर्गत आते हैं वयस्क पुत्र आते हैं दोस्तों, वयस्क पुत्र पुत्री आते हैं, वयस्क पौत्र पुत्री भी आते हैं, लेकिन अवयस्क नहीं आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ए और बी दोनों आते हैं। अवयस्क नहीं आते, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो इसके अंतर्गत नहीं आते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से अभिप्रेत है। तो माता पिता से दोस्तों जेव हो या दत्तक हो, सौतेला या हो या सौतेली हो दोस्तों, सभी इसके अंतर्गत आते हैं, दोनों ही। आपने इसको परिभाषा में देखा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नातेदार से निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस विपरीत। ठीक है, वारिस मतलब यानी कि जो जिसके माँ बच्चे नहीं है लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? देखो, वह अवयस्क नहीं है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में उसके कब्जे में है। ठीक है, उसके कब्जे में जो मान लीजिए कि उसका मामेरा चाचारा जो भी भाई हो, जो बेटा हो, जो बच्चा हो, जो भी संपत्ति को उसके कब्जे में लेगा। ठीक है, उसके अंतर्गत है नातेदार में सम्मिलित होगा ये। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत में प्राप्त करेगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही होगा, वहाँ इसके वारिस माने जाएंगे। ठीक है, जो भी उसका, और वो उस पर केस कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक तथा भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार है? तो दोस्तों ये हकदार धारा 4 के अधीन इसको बताया गया है। धारा 5 में आवेदन बताया गया है। ठीक है, ठीक है, धारा 4 ये बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
नई संतान वरिष्ठ नागरिक जिसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं दोस्तों, तो वो नातेदार के विरुद्ध जो अपनी संपत्ति मृत्यु के पश्चात वसीयत में जब प्राप्त करेगा, ठीक है, तो नातेदार के विरुद्ध वो कर सकते हैं ऐसी मांग, ठीक है, नातेदार के विरुद्ध जो, समझ गए नातेदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माता पिता वरिष्ठ नागरिक जिसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं बालक से, रिश्तेदारों से, ए बी दोनों से। दोस्तों बालक है तो बालक से, बालक नहीं है तो रिश्तेदार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण की मांग कर सकते हैं तो बालक से, यहाँ पर ए ऑप्शन है दोस्तों, मेरे हिसाब से ऑप्शन रिश्तेदारों से नहीं, ध्यान रखिए, रिश्तेदारों से नहीं आएगा यहाँ पर, जो उसके प्राप्त करेगा नातेदार, ठीक है, जो नातेदार होगा और नातेदार कौन होगा, ये धारा 12 बात करती है अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। तो धारा 5 आवेदन के बारे में बात करती है, अधिकार के बारे में 4 बात करती है, आवेदन के बारे में धारा 5 बात करती है, धारा 5 बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन किसके समक्ष किया जा सकता है। तो भरण पोषण अभिकरण का जो गठन किया गया है दोस्तों, इसको यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध में अधिकरण का संज्ञान ले सकेगा, तो आवेदन पर भी ले सकेगा और स्वप्रेरणा से भी ले सकेगा दोस्तों, ये अभिकरण जो, ठीक है, अधिकरण जो है वो संज्ञान क्या ले सकेगा, आवेदन पर भी और स्वप्रेरणा स्वयं से भी ले सकेगा। दो बी, ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता भरण पोषण हेतु आवेदन में असमर्थ हैं तो आवेदन किया जा सकेगा। तो दोस्तों यदि वो असमर्थ हैं तो संगठन द्वारा किया जा सकेगा, ठीक है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का उसी सही होगा, ठीक है, संगठन द्वारा या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सही होगा। भरण पोषण के लिए कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते के आवेदन का निस्तारण सूचना की तामील कितने दिनों के भीतर किया जाएगा। दोस्तों 3 माह के अंदर, ये 90 दिनों के भीतर ये तामील किया जाएगा, 90 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां देखिए, भरण पोषण आवेदन का निर्यात अवधि में निस्तारण नहीं हो पाता है जहां अधिकरण असाधारण परिस्थितियों में एक बार कितनी अवधि तक बढ़ा सकता है। तो एक बार में दोस्तों ये 30 दिन, एक माह के लिए बढ़ा सकता है, ध्यान रखिएगा। अधिकतर जो समय है वो 1 माह ही है, अपील का भी समय जो 1 माह ही, अधिकतर 1 माह ही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ चीज़ों में कंपलसरी कीजिए दोस्तों, जो मतलब अधिकतर एक्टों में सद्भावपूर्वक कार्रवाई का संरक्षण के बारे में है, नियम बनाने की शक्ति के बारे में है, जो अपील का प्रावधान है दोस्तों, ये कंपलसरी कहीं ना कहीं एक समान से लगते हैं बहुत से एक्टों में, ठीक है, 30 दिन की अधिक कंपलसरी रहती है हर एक्टों में, ठीक है। तो इनको मिलान कीजिए, मिलाइए दोस्तों आपस में और अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए आप किस तरह से इन एक्टों को समझ पा रहे हैं। भरण पोषण भत्ता पसंदे होगा आदेश की तारीख से, आवेदन की तारीख से, ए या बी। दोस्तों ये तो आदेश की तारीख से समझें या आवेदन की तारीख से, ए या बी, दो में से कुछ हो सके, ए या बी, ए हो सके या बी दोस्तों, कुछ ही ऑप्शन इसका सही होगा। 18 क्वेश्चन नंबर 19, बालक या नातेदार, बालक या नातेदार पर्याप्त हेतु के बिना किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, वहाँ अधिकरण आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने का ग्रहण करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा दोस्तों। यदि कोई बालक पर्याप्त हेतु के बिना कोई उनके, ठीक है, जो बच्चे नहीं है उसके वो नातेदार ऐसा काम करता है, जो बालक ऐसा कार्य करता है, तो दोस्तों उसके लिए वारंट जारी कर सकेगा, वारंट जारी किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अधिकरण बालक या नातेदार को भरण पोषण संदाय कराने में पर्याप्त हेतु के असफल रहना निर्दिष्ट कर सकेगा। यदि वो असफल रहता है तो निर्दिष्ट किया जा सकेगा 1 मास तक के कारावास और 2 माह तक की हो सकेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो दंडादेश किया जा सकेगा वो 1 मास तक के कारावास, जिसकी अवधि 1 महीने तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ऑप्शन इसका असफल रहने पर सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध रकम की वसूली के लिए वारंट तभी जारी किया जाएगा जब उसके उद्धरण के लिए अधिकरण को आवेदन दिया गया है। तो रकम शोध हो जाने की तिथि से 1 मास की अवधि के भीतर, रकम शोध हो जाने की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर,
रकम शोध हो जाने की तिथि से 3 मास की अवधि के भीतर। दोस्तों 3 मास इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 3 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अधिकरण की अधिकारिकता की प्रक्रिया दी गई है, तो ये प्रक्रिया धारा 6 में दी गई है। अधिकरण की प्रक्रिया धारा 6 के अंतर्गत दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण द्वारा आवेदन की एक पक्षी सुनवाई और निस्तारण किया जा सकेगा, धारा 6 के परंतु 4 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई के पूर्व किसको विनिष्ट करेगा, तो ये दोस्तों करेगा सुनवाई से पूर्व सुलह अधिकारी को पहले सुलह कराने की कोशिश की जाएगी सुलह के माध्यम से, तो सुलह अधिकारी को। आइए 25, क्वेश्चन नंबर 25। भरण पोषण अधिकारी का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो भरण पोषण अधिकारी का गठन दोस्तों धारा 7 के अधीन इसका गठन किया जाता है। भरण पोषण अधिकारी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। और भरण पोषण अधिकारी अधिकरण का अध्यक्ष होता है तो राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी, ठीक है, उपखंड अधिकारी से कम का ना हो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरण पोषण अधिकारी अधिकरण वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का आदेश किस धारा के अंतर्गत दे सकेगा, धारा 9 के अंतर्गत इसको दे सकेगा। डी ऑप्शन इसका सही है, धारा 9 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 29, भरण पोषण भत्ते की रकम मासिक होगी, ठीक है, जैसे बताई गई दोस्तों, जो निर्धारित, ठीक समझे, भत्ते की मासिक रकम निर्धारित नहीं है, जो अधिकरण ठीक समझे, ठीक है, जो अधिकरण का गठन किया गया धारा 7 के अधीन, वो जो ठीक समझे उसके अधीन यहाँ पर वो निर्धारित कर सकती है। इसकी रकम निर्धारित नहीं है, पहले निर्धारित 10,000 रुपये दोस्तों आपने देखा होगा, लेकिन अब ये निर्धारित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, धारा 9 के अधीन मासिक भत्ते की अधिकतम रकम कितनी हो सकेगी, दोस्तों ये पहले 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, लेकिन ये ध्यान रखना अब निर्धारित नहीं है, दोनों में ध्यान रखिएगा। 10,000 रुपये ये धारा 10 की 9 के अधीन दिया गया है, मासिक भत्ता 10,000 रुपये होगा, ठीक है। क्वेश्चन 31, भत्ते में परिवर्तन का या रद्दीकरण की धारा के अंतर्गत किया जा सकता है, भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है या रद्दीकरण धारा 10 के अधीन, ठीक है, 10 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भत्ते में परिवर्तन कब किया जा सकता है, दोस्तों त्रुटि या सबूत के आधार पर। धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाला या संदाय करने वाले व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन के सबूत के आधार पर। सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप। तो सभी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, तीनों स्थिति में डी ऑप्शन सही होगा। 33, धारा 9 के अधीन भत्ते के आदेश को कब रद्द किया जा सकता है, भत्ते के आदेश को कब रद्द किया जा सकता है, जब सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप हो, तब ये भत्ते को रद्द किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होता है जो धन प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9, ठीक है, अध्याय 9 CRPC जो है वो भरण पोषण के बारे में बात करता है, 125 128, ठीक है। तो इसका जो पारित, तो इसमें वही ऑप्शन होगा। और धारा 12 बात करती है, देखिए दोनों के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते, दोनों के तहत, है ना, आप या तो भरण पोषण का सहारा इसका ले सकते हैं, भरण पोषण अधिनियम माता पिता वरिष्ठ नागरिक 2007 का, या फिर आप CRPC 1973 के जो अध्याय 9 है उनमें दो में से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं, दोनों का नहीं। धारा 12 इस बारे में बात करती है। अधिकरण की भरण पोषण की मासिक दर पर कितना साधारण ब्याज देने का आदेश दे सकता है, तो 5% से 18% देने का आदेश, 5 से 18%। ऑप्शन नंबर ए 5 से 18% तक, 5 से कम नहीं होगा और 18 से अधिक नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36, अपील अधिकरण का गठन कौन करता है, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सभी। तो दोस्तों राज्य सरकार इसका गठन करती है, सी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार। अपील अधिकरण का गठन किया जाएगा, तो अपील अधिकरण का गठन दोस्तों 15 के अधीन अपील अधिकरण का गठन किया जाएगा। 16 में अपील के बारे में बात कही गई है, 15 में गठन के बारे में बात की गई है, ठीक है, 15 में के अधीन। 38, अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी हो सकेगा
जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का ना हो, जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के से नीचे का ना हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा अपील अधिकरण के लिए। ध्यान रखिएगा, अपील अधिकरण अलग चीज़ है, सारा साथ में दोनों में डिफरेंस को लेकर चलिएगा। अधिकरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा, तो व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा अपील अधिकरण को। ठीक है, अपील अधिकरण जो 15 में गठन किया गया है, इसके अधीन धारा 16 में जो अपील का प्रावधान है उसके तहत अपील कर सकेगा अपील अधिकरण को। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकरण के आदेश से अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। 60 दिनों के भीतर की जाएगी। अधिकरण के आदेश से अपील आदेश तारीख से, जो आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपील अधिकरण अपील की प्राप्ति के 1 मास के भीतर आदेश सुनाने का प्रयास करेगा। अपील अधिकरण 1 माह के भीतर उसे सुनाने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाएगा। किस धारा में कहा गया है? धारा 17 में बताएगा दोस्तों कि ये धारा 17 में इस बारे में बात कही गई है, धारा 17। ठीक है, अधिकरण का गठन 7 में, अपील अधिकरण का गठन 15 में, ध्यान रखिएगा, और 16 में अपील और 17 में बात कही गई है इस बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा दोस्तों भरण पोषण अधिकारी द्वारा। भरण पोषण अधिकारी है, इसके लिए नियुक्त किया गया, उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अधिवक्ता द्वारा नहीं बल्कि भरण पोषण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 43 का सही ऑप्शन बी। भरण पोषण अधिकारी की नियुक्ति 18 के अंतर्गत कौन कर सकता है? तो भरण पोषण अधिकारी की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी भैया? राज्य सरकार करेगी। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार इसका गठन करेगी, वो नियुक्त करेगी। 45 धारा 18 के अंतर्गत राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसे भरण पोषण अधिकारी पदनामित कर सकेगी? तो दोस्तों जिला समाज कल्याण अधिकारी को, जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न का नहीं हो किसी अधिकारी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, ए एवं बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है, कौन सा नहीं है इनमें से। तो वृद्ध आश्रमों की स्थापना 19 में है, सही बात है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता 20 में है, सही बात है। नियम बनाने की केंद्र सरकारी शक्ति 30 में है, गलत बात है। और नियम बनाने की राज्य सरकारी शक्ति सी में है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दोस्तों सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही सम्मिलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अधिनियम के अधीन अपराध होगा संज्ञेय जमानती, असंज्ञेय जमानती और संज्ञेय अजमानती। संज्ञेय और जमानती और असंज्ञेय अजमानती। दोस्तों ये मामला संज्ञेय है लेकिन जमानती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी संज्ञेय है लेकिन जमानती है। इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण किया जाएगा समुचित विचारण, ठीक है, ट्रायल, समरी ट्रायल। ऑप्शन नंबर बी समुचित विचारण। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण कर सकता है कोई मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रथम वर्ग अधिकारी, द्वितीय वर्ग, ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख या सुरक्षा या पूर्णतः परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा वहाँ दंडनीय होगा। जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख या सुरक्षा है पूर्णतः परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा तो दंडनीय होगा दोस्तों। तो वो दंडनीय कितना होगा? 3 माह तक के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना दोनों। ठीक है, 3 माह तक के कारावास से और या 5,000 रुपये जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51वां क्वेश्चन देखिए, सही सम्मिलित युग्म कौन सा है दोस्तों? सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बारे में 27 में कही गई है। अपराधों का संज्ञान 25 में, सही बात है। वरिष्ठ नागरिक परित्याग छोड़ना 24 में कहा गया है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति 32 में है, सही बात है। ए ऑप्शन इसका सही है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सही सम्मिलित युग्म नहीं है। तो देखिए दोस्तों भरण पोषण का गठन 7 में सही ऑप्शन है।
अपील अधिकरण का गठन 15 में है, ये भी सही बात है। वृद्धाश्रम की स्थापना 19 में, सही है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता 20 में है, ये भी सही है। एक अध्याय में कुछ धारा दी गई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार धारा 21 में नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ये ई सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सहायता किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो चिकित्सा सहायता दोस्तों ये धारा 20 के अधीन प्रदान की गई है, अभी हमने देखा। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत और इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार हैं, तो भरण पोषण हेतु आवेदन दे सकेंगे। दोनों अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों गलत, किसी एक अधिनियम के अंतर्गत दे सकेंगे। ये धारा 12 में बात कही गई, बता चुका हूँ मैं इस बारे में आपको, किसी एक अधिनियम के अंतर्गत, ना कि दोनों के। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किया गया अंतरण अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है, धारा 23 इसके बारे में बात करती है। 23 के अंतर्गत से शून्य घोषित किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा इस शर्त पर अंतरण करता है कि अंतरित उसे सुख सुविधाएं भौतिक जरूरतें पूरा करेगा, सुख सुविधाएं देगा, भौतिक की जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है तो ऐसा जो अधिकरण जो है वो शून्य माना जाएगा, शून्यकरणीय होगा। ठीक है, तो ऐसा जो अधिकरण जो घोषित करेगा तो दोस्तों अवैध होगा। क्या होगा? अवैध होगा। ऑप्शन नंबर डी अवैध होगा, वो वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा यदि वो कराता है तो वो अवैध होगा। क्वेश्चन नंबर 57। जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिकों को किसी संपदा से भरण पोषण का अधिकार है और ऐसी संपदा का अंतरण कर दिया जाता है तो भरण पोषण का दायित्व किस पर होगा? तो जिस अंतरिति को अधिकार की सूचना है या अंतरण बिना प्रतिफल देकर प्राप्त किया गया है उसी पर यह होगा। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। अधिकार संपत्ति के साथ अंतरित हो जाता है कि इस धारा में अंतर्निहित है, तो अधिकार संपत्ति के साथ अंतर्निहित हो जाता है। 23(2) में इस बारे में बात कही गई है, 23(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम 21 धारा के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित है और उसके द्वारा कोई विद्युत नहीं दिया जाएगा। धारा 27 इस बारे में बात करती है, धारा 27। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड लास्ट। इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है दोस्तों, तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, धारा 32 में बता दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 30 के अधीन केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है किसी राज्य को, किसी जिलाधिकारी को, तो दोस्तों वो राज्य को देगी, किसी भी राज्य को दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्य को। दोस्तों ये 61 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 से। ठीक है, हमारे 2 एक्ट कंप्लीट करें। अब आप कमेंट करिए कि आपको किस एक्ट पर कोई परेशानी आ रही है, किस एक्ट के हमसे किस क्वेश्चन चाहिए, और इन एक्टों में इन 61 क्वेश्चन में से आपने सही कितने क्वेश्चन करे। ठीक है, तो फालतू बातों पर ध्यान ना देते हुए अपन ठीक है अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि ये हो जाती है पोस्टपोन भी हो जाती है तो हमारी तैयारी हमको आगे काम आए। ठीक है, और नहीं तो हम तैयार तो रहे हैं। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।